ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, 2 लाइन में बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवेज एंड मतलब रेस्पिरेटरी हमारा जो श्वसन तंत्र जो है वो बनता है एक रेस्पिरेटरी पाथ है। मतलब देखो पाथ का मतलब क्या है, रास्ता, जो हवा नाक से या मुंह से लेते हैं और उसके बाद ये अल्टीमेटली लंग्स तक पहुंचता है। ये अब ये जो नाक और मुंह से लेके एकदम लंग्स, उसके अंदर जो एल्वियोलाई है लास्ट में, वहां तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता लेना पड़ेगा। जैसे आपको एक जगह से एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन में जब जाओगे तो पर्टिकुलर एक रास्ता फॉलो करोगे, उसके बाद एक एक स्टॉपेज आता है, फर्स्ट स्टॉपेज, सेकंड स्टॉपेज, थर्ड स्टॉपेज। जैसे आप जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब दिल्ली से जब पटियाला जा रहे हो तो दिल्ली से पहला आएगा सोनीपत, उसके बाद पानीपत, उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, ऐसे करके राजपुरा, अम्बाला, राजपुरा, लास्ट पटियाला। ऐसा तो नहीं है कि आप जंप करके सीधा जाके एकदम सोनीपत से जाके जंप करके सीधा करनाल पहुंच गया है। आपको उसके बाद पानीपत क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करनाल क्रॉस करना पड़ेगा या अम्बाला क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको राजपुरा क्रॉस करना पड़ेगा, देन पटियाला आएगा ये। तो ऐसे ही हवा जब अंदर जाते हैं ना तो एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करता है, उसको बोलता है रेस्पिरेटरी पाथवेज। अब रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या है, फर्स्ट जो होता है दैट इज नजल कैविटी। मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, ये देखिए फर्स्ट है नजल कैविटी, जो नासिका गुहा का नाम पे जाना जाता है, नासिका गुहा। ठीक है, तो नाक से जाते हैं और मुंह से भी हवा अंदर लेता है, मुंह से भी लेता है, नाक से भी लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हवा जो है ये मुंह से और नाक से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में आता है उसको बोलता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स दो टाइप का होता है, एक है नासोफेरिंग्स, एक है ओरोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स का मतलब है जो नाक से जो हवा जा रहा है और नासोफेरिंग्स का थ्रू जाएगा, और ओरोफेरिंग्स का मतलब है मुंह से जो हवा अंदर जा रहा है वो ओरोफेरिंग्स का तरफ जाएगा। अभी ये दोनों जाके एक कॉमन ट्यूब में जाते हैं। एक तो जाता है आपका इसोफेगस जो खाद्य नाली बोलता है जिसको, और एक है जो लैडिंग्स में जाता है जो वॉइस बॉक्स बोलता है, और ट्रैकिया विंड पाइप में जाता है। अब क्या है इसमें, जब ये हवा जब लेते हैं ना तो हवा एक तो है आपका इसोफेगस मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाना नहीं चाहिए, या तो जब खाना खा रहा है तो खाना क्या है, खाना आपका ये टाकिया या विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा खाना खाते खाते कभी कभी एक खाने का एक पार्टिकल जब ये हमारा ट्रकिया का अंदर फंस जाते हैं ना तो बहुत खांसी आता है। खाना खाते खाते कभी बहुत खांसी आता है, ऐसे लग जाए कुछ अटक गया है, तो हम क्या बोलते हैं, चलो कोई याद कर रहा है। अगर किसी को मम्मी याद कर, दूसरे जगह में आप हो, कोई मम्मी याद कर रहा है, बोलता है मम्मी याद कर रहा है, कोई बोल रहा है ये डैडी याद कर रहा है, कोई बोलता है मेरा गर्लफ्रेंड याद कर रहा है, कोई बोलता है हमारा बॉयफ्रेंड याद कर रहा है। बट ऐसे नहीं है, ये क्या है, एक और ढक्कन जैसे एक फ्लैप है, ऐसे ढक्कन जैसे पत्ता पत्ता जैसे होता है जिसको बोलता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, जब आप हवा अंदर जा रहा है तो क्या होगा, वो एपिग्लॉटिस आपका वो जो खाद्य नली जो है इसोफेगस को बंद कर देता है। फिर जब खाना खाएंगे आप तो क्या होता है, वो जो हमारा टाकिया का जो उधर है लैरिंक्स का ऊपर, फेरिंक्स उधर, नासोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स को बंद कर देता है एपिग्लॉटिस, ताकि खाना दैट फूड पार्टिकल इट शुड नॉट गो टू द टाकिया। So this is the function of the pharynx। और ये नाजल कैविटी का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाजल कैविटी मतलब नासिका गुहा, इसका जो काम है 3 तरह का काम है। एक है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब छालने का काम करता है। मतलब नाक में हमारा बाल होते हैं, देयर आर हेयर्स इन द नोज, सो व्हाट द नोज डज, whenever that you are breathing air, नाक से जब हवा अंदर जा रहा है तो क्या करेगा, हवा में क्या होता है, बहुत बहुत धूल होता है, धूल मैल सब होता है, ये बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होता है। तो वो जो नाक का जो बाल है या नजल हेयर, द हेयर्स ऑफ द नोज, इट एक्ट एज द फिल्टर, तो उसमें उसको अटक जाता है ये।
नोज फिर बाल में अटक जाता है, जो बड़े बड़े जो धूल है ये। और एक काम है दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, जो हम शुष्क हवा जो ले रहा है, एकदम शुष्क हवा, ठंडा हवा जो अंदर जा रहा है ना, या गर्म हवा जा रहा है, उसको थोड़ा सा गीलापन कर देता है, उसमें मॉइस्चर डाल देता है हमारा नाजल कैविटी जो है। तो मॉइस्चर डालने से क्या होता है, थोड़ा गीलापन आ जाता है ये, देन इजीली इट कैन गो। और वार्मिंग ऑफ द एयर, कभी कभी क्या होता है एकदम ठंड मौसम में, जब हवा एकदम बहुत ठंड रहता है, तो आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एकदम ठंड हवा, शुष्क हवा अगर अंदर जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए उस हवा को थोड़ा गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं। तो इसीलिए एक है वार्मिंग ऑफ द एयर, मतलब हवा को थोड़ा सा ताप दे देता है उसमें और उष्मा प्रदान करता है। और एक काम है गीलापन कर देता है, गीला कर देता है थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर डाल के। और एक है दैट इज फिल्ट्रेशन, छालनी का काम करता है। यह है नाजल कैविटी का फंक्शन। फिर हवा क्या होगा, नाजल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसे बोलता है लैरिंग्स, ये लैरिंग्स में आता है ये। तो फेरिंग्स से लैरिंग्स में आएगा। लैरिंग्स का एक और नाम है जिसको वॉइस बॉक्स के नाम पे जाना जाता है। तो वॉइस बॉक्स एक्चुअली जहां से हमारी जो आवाज पैदा होती है ये, सो दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स से क्या होता है, हवा जो है वो ट्राकिया का अंदर आता है। ये ट्राकिया क्या है, एक सी शेप, सी जैसे एक सेमी सर्कल टाइप का एक होता है जो गोल गोल कार्टिलेज से बनता है। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज नथिंग बट सॉफ्ट बोन, जो नरम हड्डी जो है उसे कार्टिलेज बोलता है। तो ये सॉफ्ट बोन से बनता है। आप ये सोचिए ये कैसे है देखने में, मैं बताऊं, जो वॉशिंग मशीन देखा है ना, वॉशिंग मशीन का जो आउटलेट पाइप है जिससे जो पानी निकल जाता है, एकदम गोल गोल रिंग वाला स्ट्रक्चर वाला जो पाइप होता है ये, तो उस टाइप का है ये ट्राकिया। ये ट्राकिया का भी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, ये कार्य करता है, ये ट्राकिया बहुत ये काम करता है। इस ट्राकिया में क्या है, आपको इस ट्राकिया का ना साइड में वॉल ऑफ द ट्राकिया, उसमें एकदम रेशम जैसे एकदम रेशम जैसे तागा रहता है ये दोनों तरफ, जिसको सिलिया का नाम पे जाना जाता है। तो ऐसे ही वो हिलते रहता है ये, एकदम दोनों साइड में ऐसे सिलिया जो रेशम जैसे एकदम पतला सा, एकदम बहुत रेशम जैसे एकदम फाइन, जो ये सिल्की कुछ दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये रेशम जैसे तागे और रहता है उसमें। और वो ऐसे हमेशा ऐसे उनका ऐसे मूवमेंट होता रहता है ये। और क्या होता है, उसमें एक म्यूकस निकलता है। म्यूकस का मतलब क्या है, चिपचिपाहट एक पदार्थ उसमें निकलता है, ये स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपाहट। तो उसका फायदा क्या है, जो नजल कैविटी में क्या होता है, जो नाक का जो बाल है उसमें जो बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल है, धूल जो है, वो नजल कैविटी में फंस जाता है। लेकिन कुछ डस्ट पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट, एकदम छोटे 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 डस्ट पार्टिकल जो है, वो वहां पे नजल कैविटी में अगर फिल्टर नहीं हो पाया, फिर वो अंदर आ जाता है। फिर अंदर आने के बाद ये ट्राकिया में क्या होता है, एक तो है ये रेशम जैसे ऐसे वो जो सिलिया जो है वो मूवमेंट होता है, उसमें स्टिकी सब्सटेंस जाता है, जो चिपचिपाहट एक पदार्थ रहता है। तो उसमें वो जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स, दैट विल बी ट्रैप्ड इनटू दैट सिलिया। उसके बाद सिलियारी मूवमेंट से क्या होगा, वो फिर उसको बाहर जो स्टिकी सब्सटेंस जो है वो फिर उसको फिर बाहर निकल सकता है, या तो आप स्वालो कर सकता है, या अंदर ले सकता हो या स्वालो कर सकता हो। वो डिपेंड करता है आपका जो ये, आप सपोज आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, ये ऑनलाइन में नहीं है, अभी क्लास में बैठे हो, अभी उठ नहीं सकता है, लेकिन ऐसे ही आ गया है आपका अंदर, तो क्या करोगे, करके ऐसे स्वालो कर लोगे, ठीक है। या तो अगर बाहर हो तो क्या करोगे, उसको फिर आप मुंह में लाके उसको थूक दोगे, यू विल बी स्पिट इट आउट। ओके, so that is the function of the trachea. Then the trachea, it will be divided into two parts, that is called bronchus. यहाँ पे लिखा है ब्रोंकी, ब्रोंकी का मतलब है प्लूरल, दो है इसीलिए ब्रोंकी, एक सिंगल को बोलता है ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस में राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। फिर ये ब्रोंकस जो है इसका स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होता है,
जो इसका मतलब ब्रोंकस का जो बच्चा है, मैंने बोला था ना जैसे एओर्टा का बच्चा है आर्टरी, आर्टरी का बच्चा है आर्टेरियोल, तो इधर ब्रोंकस का जो बच्चा है वो है ब्रोंकियोल बोलता है उसको। फिर ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। इस ब्रोंकियोल में भी डिफरेंट पार्ट है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल। मींस फर्स्ट जो डिवीजन है उसको प्राइमरी ब्रोंकियोल बोलता है, उसके बाद सेकेंड डिवीजन जो है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर थर्ड डिवीजन जो है उसको बोलता है टर्शियरी ब्रोंकियोल। लास्ट में ये ब्रोंकियोल जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होता है। ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे, इसको जिसको एल्वियोलस नाम से जाना जाता है। एल्वियोलस का मतलब है सिंगुलर, एक को बोलता है एल्वियोलस, और एक साथ इकट्ठा बहुत सारे एल्वियोलस का जो गुच्छे होता है उसको बोलता है एल्वियोली। सो दिस bronchiole ultimately it will be ended into a sac like structure which is called alveolus। ये bronchiole जो है वो आखिर में जाके एक सैक लाइक एक मतलब थैली जैसे स्ट्रक्चर में बनावट में वो खत्म होता है, उस थैली को बोलता है एल्वियोलस। अब ये सोचिए जस्ट लाइक जो अंगूर का गुच्छे होता है, ये एक एक अंगूर जो है वो है एक एक एल्वियोलस, और सारे के सारे टोटल गुच्छे जो है उसको बोलते हैं एल्वियोली, दैट इज द प्लूरल। So like that air enters into the nasal cavity and mouth and that ultimately goes to the alveolus। फिर alveolus में जाके क्या होता है ये है, और एक चीज है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ये लंग्स का एक्चुअली दो लंग्स है, एक है राइट लंग्स और एक है लेफ्ट लंग्स। तो मैंने बोला था ये आपको देख रहा है, देखने में लग रहा है ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में नहीं है। जब सेल्फी चल रहा है ये, ठीक है, सेल्फी में जैसे उल्टा उल्टा आता है ये, ठीक है, तो ये एक्चुअली है, आपको जस्ट पीछे मोड़ के देखो, इधर ऐसे खड़ा हो जाओ, आपको स्क्रीन का तरफ देखो, दिस इज द राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग। सिमिलरली हार्ट का जो दो पार्ट था ना, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इधर से देखने से लगेगा आपको ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, लेकिन एक्चुअली उल्टा है ये। तो ये राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग। तो राइट लंग क्या है, इसमें तीन भाग है, तीन लोब है, एक दो तीन, और लेफ्ट लंग जो है इसका दो लोब है। ये किस लिए है, ये एक्चुअली हमारा हार्ट का जो पोजीशन है, दैट इज दैट पोजीशन ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली, आपका नोट में देखना, स्लाइटली इट इज लोकेटेड इन द स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑन आवर चेस्ट। तो हार्ट को जगह देने के लिए ये जो है ये दो लोब का होते हैं ये। तो इस जगह में एक जो नॉच है इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, ये तो इस जगह में आपको ये हार्ट स्थित होता है। अब क्या है, ये जो एल्वियोलस है, ये एल्वियोलस, अब सोचो एक अंगूर का गुच्छा है, उसको एक जाल का अंदर रख दिया, एक जाल है, नेट। वो नेट किससे बनता है, कैपिलरी से बनता है। अब कैपिलरी क्या है, कैपिलरी इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स जो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैं, और इधर से वेना केवा, देन वेन्स एंड वेन्यूल्स। इस तरफ से आर्टरीज, इस तरफ से आर्टेरियोल्स, इस तरफ से वेन्यूल्स। तो ये मिलके एक है नीले कलर का, एक है लाल कलर का, ठीक है, नीले कलर का जो है वो वेन्यूल्स है, लाल कलर का जो है वो आर्टेरियोल है। तो ऐसे एक जाल जैसे बनाता है। तो जाल का जो थैली है ये, ठीक है, तो ये सोच लो, ये जाल का थैली का अंदर, ये जाल का अंदर ये अंगूर का गुच्छा है ये। तो जाल जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे नाशपाती, एप्पल, जो ऑस्ट्रेलियन एप्पल होता है ना, वो देखना एक व्हाइट कलर का एक जाल जैसे उसका अंदर कवर किया जाता है ये। तो व्हाइट कलर का जो जाल है वो सोचो आप, उसमें आधा ब्लू है आधा रेड है। तो ब्लू वाला जो है वेन्यूल्स है, स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द वेन्स, एंड रेड वाला जो है स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। तो उसका अंदर रहता है ये अंगूर का गुच्छा, मतलब एल्वियोलस। तो जो कैपिलरीज जो है दैट इज द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन। तो जब वहां से क्या होता है, जब थ्रू द वेन्स इम्प्योर ब्लड जब पास होता है,
एल्वियोलस का तरफ से जब पास होता है तब क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज होता है। एल्वियोलस इज द प्लेस वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब वो एल्वियोलस जो है इट इज कवर्ड बाय द कैपिलरीज, एंड दैट कैपिलरी व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग, तब क्या होता है, ये ब्लड का जो इम्प्योर ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में छोड़ देता है, और एल्वियोलस का जो प्योर एल्वियोलस में जो हम प्योर एयर जो खींच रहा है, हम ले रहा है, सांस ले रहा है, उसमें से ऑक्सीजन एल्वियोलस से आपका कैपिलरी के मतलब जो आर्टरीज में आ जाता है, फिर ब्लड शुद्ध हो जाता है। ये मतलब ब्लड इम्प्योर ब्लड बिकम्स प्योर। Carbon dioxide it removed from the capillary, it goes to the alveolus, and from the alveolus oxygen entered into the capillaries। तो ऐसे करके ये alveolus का ये जो फंक्शन है, that is the place where the gaseous exchange, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, इसमें दो जोन है। आपका जो टोटल जो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, एकदम हवा जब नजल कैविटी या मुंह से आपका जब अंदर आ रहा है, लंग्स तक, एल्वियोलस तक पहुंचता है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोलता है कंडक्टिंग जोन और एक भाग को बोलता है रेस्पिरेटरी जोन। अब देखो कंडक्टिंग जोन में मतलब कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन मतलब वहन, एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हवा जो है एक जगह से दूसरा जगह में आते हैं, यही काम है कंडक्टिंग जोन का। मतलब कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है आपका ये जो नाक से, मुंह से, फिर वहां से एल्वियोलस तक जब पहुंच रहा है, ये ब्रोंकियल तक जब पहुंच रहा है, तब ये कंडक्टिंग, सिर्फ एयर कंडक्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरा जगह में जा रहा है। और रेस्पिरेटरी जोन मतलब है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जहां जहां ये एल्वियोलस जाता है, कोई ब्रोंकियोल में, टर्शियरी ब्रोंकियोल या सेकेंडरी ब्रोंकियोल में रहता है जो वहां पे, तो वहां पे एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। तो इसलिए कंडक्टिंग जोन का जो, इसीलिए मैंने बोला ना, देखो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन, वार्मिंग एंड फिल्ट्रेशन। जो मैंने बोला था टकिया का जो नजल कैविटी का फंक्शन है, फिर ये टकिया का फंक्शन है, ये फिल्ट्रेशन का काम है। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या लेके बनता है कंडक्टिंग जोन? मतलब टकिया, ब्रोंकियल ट्री, मतलब टोटल ब्रोंकस जो है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री, देन ब्रोंकियोल्स। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या है, वो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जिस ब्रोंकियोल्स में आपका जो कुछ एल्वियोले रहता है, वो वहां पे कुछ एक्सचेंज होता है, और अल्टीमेटली एल्वियोलर सैक्स है जो एल्वियोलस जो है उसमें, सो दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी जोन। ये देखो देखने में ऐसे रहता है, ये सिर्फ हवा, देखो इसमें सिर्फ आपको यहाँ से आके टकिया, टकिया से ब्रोंकियल ट्री, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, इसमें एकदम टर्मिनल ब्रोंकियल तक आ रहा है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द कंडक्टिंग जोन। और ये जो है दैट इज द रेस्पिरेटरी जोन। देखिए जहां जहां ये देखो एल्वियोलस जैसे रहता है, ये सैक जैसे रहता है, हवा गुथलियां, उसको हिंदी में एल्वियोलस को बोलता है हवा गुथली, या प्लूरल में एल्वियोली को बोलता है हवा गुथलियां। तो उसमें आपको एक्सचेंज होता है गैसियस, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। और दो चीज आपको जानना है, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। सी द रेस्पिरेशन, एक तो मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब हवा को अंदर लेना है, एंड एक्सपिरेशन का मतलब है हवा को बाहर छोड़ना है। और ये है आपका जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक है बाहरी श्वसन, एक है अंत श्वसन या आंतरिक श्वसन बोलता है उसको। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन वातावरण से आपका लंग्स में जाता है, और लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज होता है। सुबह अधिकारी से पता रहता है ना, डिफ्यूजन होता है, एक लाइन खींच के दिखा रहा था, एक
ग्रीन लाइन था, एक एरो दे के, और दूसरा साइड से एक और ग्रीन लाइन था, तो उसमें दिखा रहा था ऑक्सीजन आपका लंग से ब्लड में जा रहा है, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रहा है। तो दिस थिंग्स, ये जो चीज है, ऑक्सीजन वातावरण से खून में जा रहा है, वातावरण से लंग्स के द्वारा खून में जा रहा है, और खून से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स का द्वारा बाहर फेंका जाता है। वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाहरी श्वसन के नाम पे जाना जाता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक रेस्पिरेशन जो है, आंतरिक रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिका लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब सिर्फ ब्लड तक ऑक्सीजन जाना, ये पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आपका श्वसन कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली श्वास क्रिया और श्वसन में अंतर क्या है? श्वास क्रिया जो है दैट इज ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, दैट इज श्वास क्रिया। और श्वसन जो है दैट इज आंतरिक श्वसन जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्लड फ्रॉम द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, इट एंटर्स इनटू द सेल। ऑक्सीजन खून से कोशिका का अंदर जाता है, और उसके बाद सेल में क्या होता है? सेल में हम जो खाना वगैरह खा रहा है, ये ग्लूकोज या अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी खा रहा है, अल्टीमेटली वो जो खाना जो है हम जो खा रहा है, वो पचने का बाद क्या होता है? पचने का बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट, एकदम सरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। तब ये ग्लूकोज हमारा अंदर से, ये इंटेस्टाइन से आपका ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके लेके जाता है। फिर ये जो फैट खा रहे हैं हम, चर्बी, घी, मक्खन, ये सब खा रहा है, ये एकदम छोटे छोटे कणों में एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद तोड़ के ट्राइग्लिसराइड बनता है। फिर वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो जाके ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर प्रोटीन जो खा रहा है हम, जो मच्छी या अंडा या मटन, चिकन या सोयाबीन या दाल, ये सब प्रोटीन जो खा रहे हैं हम, पनीर, ये सब जो खा रहा है, ये डायरेक्टली वो पनीर जाकर आपका कोष का अंदर जा नहीं सकता है, सेल के अंदर। उसको पहले छोटे छोटे प्रोटीन जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के द्वारा प्रोटीन होगा, कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होगा? वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर अमीनो एसिड ब्लड एब्जॉर्ब करके ये सारे के सारे सेल में लेके जाता है। फिर सेल में जाके ये जो खाना जो है, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जब ये ग्लिसरॉल, ये सब टूट के हमें एनर्जी देती है। ये अब ये टूटने के बाद, जो टूटने के लिए आपको ये ऑक्सीजन चाहिए, मतलब मेटाबॉलिज्म होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और मेटाबॉलिज्म में आपको एनर्जी तो मिल गया, लेकिन साथ में एक और खराब चीज भी पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सेल से डायरेक्टली अब इंजेक्शन से तो निकल नहीं सकता है ये, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहां जाएगा? सेल से जाएगा ब्लड में जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंटर इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंटर इनटू द ब्लड। सो दिस थिंग इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब आंतरिक श्वसन का मतलब है जो ऑक्सीजन खून से कोशिका में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से खून में आते हैं ये। तो दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये डायग्राम देखो, आपको थोड़ा सा जान पहचान से जैसे लग रहा है। ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू पोर्शन जो है, ये आप सोचिए है क्या? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, हार्ट का जो है ये राइट साइड है, और ये जो है हार्ट का लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब क्या है, हमने बोला था अभी अभी मैंने क्या बोला कि जो एल्वियोलस है उसमें कैपिलरी से, एल्वियोलस इज एम्बेडेड विद द कैपिलरी, मतलब एक कैपिलरी का जाल का अंदर रहता है ये एल्वियोलस। तो ये कैपिलरी से जब ये इम्प्योर ब्लड जब सारे शरीर से
जाके ये सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके इम्प्योर ब्लड आ रहा है। इधर देखिए एक PCO2 PO2, इसका P का मतलब क्या मालूम है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पार्शियल प्रेशर है क्या चीज? आप देखो, ऐसे एक बॉक्स एक कंटेनर है, उस कंटेनर का अंदर 3 गैस भर दिया हमने, ऑक्सीजन भर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, नाइट्रोजन भर दिया। तो ये तीनों गैस का टोटल एक प्रेशर होता है। मतलब ये सारे के सारे गैस जो वॉल ऑफ द कंटेनर का जो दीवार पे जो धक्का मार रहा है ये, ठीक है, मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। आंशिक दाब क्यों है? क्योंकि तीनों का जो प्रेशर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर जो है, टोटल अगर करोगे तो वो होगा कंटेनर का, होल कंटेनर का जो प्रेशर है। तो उसको कैसे करके डिवाइड किया हुआ है? अलग से देखा जाएगा ऑक्सीजन कितना प्रेशर डाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर डाल रहा है, नाइट्रोजन कितना प्रेशर डाल रहा है। तो अलग अलग जो ये जो टोटल प्रेशर का अलग अलग एक का जो अलग अलग प्रेशर है, उसी को बोलता है पार्शियल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आंशिक दाब। तो आंशिक दाब ऑफ ऑक्सीजन, आंशिक दाब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आंशिक दाब नाइट्रोजन। तो ऐसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर एक जगह में देखो अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, कितनी मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो नेचुरली वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। जिसमें ऑक्सीजन कम है तो नेचुरली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो देखिए ये जो वेनस ब्लड जो है, तो वेनस ब्लड में क्या है, आपका जो ऑक्सीजन कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो है प्रेशर का जो एक यूनिट है, बहुत सारे यूनिट है, पास्कल है, तो एक है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर का यूनिट है। वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी कहां से आया है ये। तो ये 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन जब फ्रेश एयर जो अंदर आ रहा है, एल्वियोलस का अंदर आ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 105। तो कोई कोई किताब में जाएगा में ये 100 का 5 का जगह 100 भी होता है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ये एल्वियोलस में है, ये लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज 40। तो ऑलवेज एक लॉ पढ़ा आपने, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, बचपन में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो उसका हिसाब से ना हाउ देखना, थोड़ा सा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फिर फिजिक्स में घुस जाएंगे, फिर असली चीज नहीं बता पाएंगे। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है गैस। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड 46 है और यहाँ पे एल्वियोलस में 40 है। तो ऑब्वियसली दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैपिलरी इट विल एंटर इनटू द एल्वियोलस। और यहाँ पे देखो एल्वियोलस का जो ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 105, और इधर जो है यहाँ पे 100 है, ये कम है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर 40 था। तो इसलिए ये एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में आता है ये। तो ऐसे ही फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो प्योर ब्लड कैसे आपको पता है, थ्रू आर्टरीज इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्योर ब्लड। फिर प्योर ब्लड कहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट सिस्टमिक मींस डिफरेंट दैहिक जो आर्टरीज जो है, दैहिक धमनियां जो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर अल्टीमेटली ये देखो ऑक्सीजन सेल में आ रहा है, ऑक्सीजन सेल में, बॉडी सेल में आके यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। फिर ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जाके ये आपका राइट और ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर आपको लंग्स में जाएगा ये। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कैरेज होता है ये। हमारा जो बॉडी का टोटल ऑक्सीजन है ना, इट इज कैरिड बाय द ब्लड। ये तो पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, जो ऑक्सीजन का मेन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू
सेल। तो ये जो ऑक्सीजन ये कैरी करता है, ये ब्लड का दो भाग है, मैंने बोला था, प्लाज्मा है और एक है सेल। ब्लड सेल तीन तरह का होता है, एक है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, एक है प्लेटलेट। तो आरबीसी का जो काम है, आरबीसी ये हमारा रक्त लाल क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आरबीसी का जो कलर है वो लाल है। अभी आरबीसी का कलर लाल क्यों है? क्योंकि उसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट रहता है, जिससे वो प्रोटीन का साथ मिलके हीम एंड प्रोटीन, द ग्लोबिन प्रोटीन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है उसका रंग लाल है, इसीलिए आरबीसी का रंग लाल है, इसलिए ब्लड का रंग लाल होता है। तो जो आरबीसी का अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन 97% ऑफ ऑक्सीजन, हमारा टोटल ऑक्सीजन का 97% इट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। तो 97% जो है ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है, उसको वहन करता है कौन? और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। और बाकी 3% जो है वो जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसमें घोल जाता है, प्लाज्मा घोल जाता है, फिर ये लेके सेल में आता है और सेल में आके छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है उसको बोलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे आप देखो Hb+O2 इधर लिखा है, Hb+O2 दोनों मिलकर HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये सेल में आके फिर ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बोले जा भाई तेरा काम हो गया, तेरा अभी जरूरत है, सेल को तेरा जरूरत है, तू सेल में चला जा, मैं फिर दूसरा ऑक्सीजन को लेने के लिए जाता हूँ। ये तो फिर ये सेल में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ऐसे हमारा ऑक्सीजन को जो है ये हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ये और एक चीज सुबह जो बताया था, एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ड, एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये अभी अभी मैंने बताया ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन, लेकिन सिर्फ कैरी करने से ही नहीं होगा, उसको जाके सेल में छोड़ना होगा। अब सेल में जो छोड़ेगा वो कितने छोड़ेगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना सैचुरेटेड है और एफिनिटी कितना है। एफिनिटी का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं एफिनिटी को, क्या बोलता है, लगाव होता है ये। तो अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगा, हम जब एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फिर और कुछ स्थिति है जैसे पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फिर जब एक और इंटरमीडिएट है, जब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, जस्ट नाम सुन लो, डीपीजी, घबराना नहीं, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो एक हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे का एक बाई प्रोडक्ट है, 2,3-DPG बोलता है जिसको। वो जब बढ़ जाते हैं तब हमें ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो ऐसी कुछ चीजें, जैसे टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है, वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो ये सब स्थिति में, सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस, ये परिस्थितियों में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन को ना जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को छोड़ना है सेल में। जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हीमोग्लोबिन को जल्दी जल्दी छोड़ना है, इसका मतलब एफिनिटी जो है वो एफिनिटी कम होना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एफिनिटी जितना कम होगा उतना जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड करेगा। तो यही जब एक ग्राफ बनता है, ये एक प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग जानते हो ना, प्लॉटिंग होता है हमेशा दो एक्सिस होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने देखा होगा, ये नहीं बोलना कि हमें ये प्लॉटिंग पता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग पता है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में जैसे देखते हो ना, ऐसे जैसे ये सोच लो, ये ग्रीन कलर का जो है वो पाकिस्तान का बैटिंग ये है, बैट कर रहा था जब, और ये येलो कलर का जो है, सॉरी ब्लू कलर का जो है, नीली रंग का, वो है आपका इंडिया का है। तो इंडिया का जैसे ये 10 ओवर में इंडिया का रन इतना था, अभी पाकिस्तान का इतना है। 20 ओवर में इंडिया का इतना है, 20 ओवर में पाकिस्तान का इतना है। फिर उसमें देखा होगा आपने, गोल 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 रहता है, ये मतलब कहाँ कहाँ विकेट गिरा है। तो यहाँ पे भी ये जो जैसे एक्स एक्सिस में ओवर
क्रिकेट का मैच का एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स एक्सिस में ओवर और वाई एक्सिस में आपका रन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, और वाई एक्सिस में कितना सैचुरेटेड है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंटेज सैचुरेटेड है, वो है वाई एक्सिस में। तो यही लिखा है प्लॉटिंग ऑफ ए ग्राफ of partial pressure of oxygen, the horizontal axis, this is horizontal axis and this is vertical axis. तो and against the किसका against में, against the saturation of hemoglobin vertical axis। तो इसमें कितना 10 है, इतना 10 है, तो इतना कितना पार्शियल प्रेशर में कितना सैचुरेशन होता है। तो ऐसे एक ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ जो है ये एस टाइप का होता है ये, इसलिए इसको बोलता है सिग्मोइड कर्व, इनका अलग से नाम है। तो जब भी ये एफिनिटी कम हो जाता है, वो ग्राफ जो है ये दाएं तरफ झुक जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट ऑफ O2 डिसोसिएशन कर्व, राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये तीनों नाम सेम है, O2 डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किसी भी नाम से बुला सकते हो, ये सेम है, तीनों का मतलब सेम है। तो इसलिए कुछ कुछ परिस्थितियों में ये जो है ग्राफ जो है ये दैट इज द नॉर्मल वन, एंड दिस इज ड्यूरिंग सम सर्कमस्टेंसेस, जब ये पीएच है और जब एसिडिटी बढ़ जाता है हमारे शरीर में। एसिडिटी मतलब हाइड्रोजन आयन जो बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या है, ये जो आयन का मतलब क्या है मालूम है? आयन है क्या बोलूं चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल है उसको चार्ज कर दो, पॉजिटिव चार्ज कर दो या नेगेटिव चार्ज कर दो, वो पार्टिकल को आयन बन जाता है। नहीं तो पार्टिकल क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन H2, उसका जो चार्ज है दैट इज 0, दैट इज न्यूट्रल। लेकिन H2 से जब H प्लस हो जाता है, दैट मींस दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो एटम बन गया है ये, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दैट इज कॉल्ड कैटायन। कुछ कुछ होता है जैसे क्लोरीन जो है उसको जब चार्ज करोगे नेगेटिवली चार्ज होता है वो, तो क्लोराइड आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा, एसिडिटी भी उतना ज्यादा होगा। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का पानी को ना बीच बीच में लैब में ले जाके टेस्ट करता है, उसका पीएच टेस्ट करता है। पीएच का मतलब है पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो पीएच डिपेंड करता है वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक का मतलब है अम्लिक और बेसिक का मतलब है क्षार। तो अगर 7 जो पीएच होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, फिर 7 से कम होता है पीएच दैट इज कॉल्ड एसिडिक, 7 से पीएच ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक। इसलिए मैंने उस दिन बोला था ना 7.4 हमारा ब्लड जो है थोड़ा बहुत बेसिक जाता है। तो बेसिक मतलब अल्कलाइन इन नेचर, तो इसीलिए 7.4 7 से थोड़ा सा ज्यादा है ये। अब क्या है, ये कुछ परिस्थितियों में ये जब राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट साइड का शिफ्ट का मतलब क्या है, ये एफिनिटी कम हो जाता है। एफिनिटी का मतलब क्या है, लगाव होता है ये। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी आप लोगों को मंडल का जरूरत है, मंडल सर का जरूरत है, क्योंकि मंडल सर आपको पढ़ाएंगे। अब क्या है, मंडल किसी दूसरे काम में फंसा हुआ है, हमारा ऑफिस में कोई फाइल वर्क में या कोई प्लेयर का टेस्टिंग करना है, तो इसीलिए मंडल सर को अटक के रखा है किसी ने, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन स्टूडेंट बैठा है उधर, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को मेरा जरूरत है, तो इसलिए मेरे को एफिनिटी लूज होना है, एफिनिटी कम करना है। वो जो पहले जो था एक काम, जो दूसरा काम के लिए मेरा एफिनिटी था, उसको कम करके एफिनिटी लूज करके फिर आप लोगों का स्टूडेंट की तरफ मेरे को झुकना है। इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट के साथ लगाव ज्यादा है ये, क्योंकि वो जरूरत के मुताबिक ये होता है ये। तो क्या क्या जरूरत है ये याद रखना। एक वर्ड जो है ना, जैसे बोलता है एनसीसी कैडेट, ये कैडेट याद रखना। सी लाल कलर का जो है ना, CADET, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए। तो ये देखो कैडेट का मतलब आपको, जैसे सी से क्या है, PCO2, PCO2 जब बढ़ जाता है। ये से क्या है, एसिडिटी, एसिडिटी जब बढ़ जाता है मतलब हाइड्रोजन आयन जब बढ़ जाता है। फिर जो मैंने बोला था ना 2,3 DPG, ये बहुत सारे स्टूडेंट बाद में जब एग्जाम में लिखता है DGP लिख देते हो, क्योंकि सब बहुत सारे पुलिस में हो ना, तो हमेशा दिल में आपको रहता है वो DGP नहीं है, ये DPG है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो वहां से D आया। फिर एक्सरसाइज, फिर है टेम्परेचर।
तो ये सब स्थिति में जैसे कैडेट जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से क्या होता है, वो एफिनिटी कम हो जाता है, दैट कार्ब शिफ्ट टू द राइट साइड। फिर जब डीपीजी बढ़ जाता है तो कार्ब शिफ्ट टू द राइट साइड। देन ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान दैट कार्ब शिफ्ट टू द राइट साइड। देन टेम्परेचर बढ़ जाने से कार्ब शिफ्ट टू द ग्राफ शिफ्ट टू द राइट साइड। तो ये ग्राफ जो राइट साइड में शिफ्ट होता है उसका एक नाम से जाना जाता है, उसे कहता है बोर इफेक्ट। और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब ब्लड के बारे में और भी विस्तार से जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ये था आज, इतना ही मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाया था। अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब जो सांस क्रिया कैसे होता है। मतलब देखो, इंस्पिरेशन का दौरान हवा अंदर जाते हैं और एक्सपिरेशन का दौरान हवा बाहर आती है। क्यों होता है ये? क्यों इंस्पिरेशन का दौरान हवा आपका बाहर अंदर से बाहर क्यों नहीं किया है, बाहर से क्यों अंदर जाता है? तो इसका डिटेल्स मैकेनिज्म पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आपका जो ये डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज, मतलब ये जो हवा ले रहा है, एक सामान्य सांस में कितना हवा अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, उससे टाइडल वॉल्यूम है। फिर मैक्सिमम लेने के बाद मैक्सिमम छोड़ने का कितना छोड़ा जाता है, उसे वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये सब हमने पढ़ेंगे। ठीक है, आप पूछिए। अभी तो टाइम ही खत्म होने जा रहा है, ये दो बार क्लास हो रहा है दिन में आप लोगों का। सर एक मिनट, मैं स्टॉप करता हूँ। हेलो हाँ, आप बताइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ, अंशुल अंशुल हाँ सर, सरस्वत। हाँ सर, हॉकी से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पूछो। सर एक बार बताओ, आप जो बताते हो कि आर्टरी से तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो इनको हाँ आप हाँ ब्लू और रेड में दिखाते हैं। हाँ अब जैसे अपने जो ड्रिप लगती है, जो कैनुला लगता है, वो वेन में लगता है, हाँ। तो उसमें जब वो वेन में लगता है तो उसमें तो ब्लड रेड ही निकलता है। उसको फिर फर्क क्या होता है सर दोनों में? नहीं नहीं, वो आपको समझाने के लिए, वो आपको समझाने के लिए। ब्लड ब्लड हमेशा लाल ही होता है। ये वो आपको पहचान ये आप लोगों को समझाने के लिए। तो जिसमें सर कार्बन पहचान डाइऑक्साइड ज्यादा है और नीली कलर एक्चुअली नील नहीं होता है। कभी ये मत सोच रहे कि हमारा शरीर का ये नहीं खून सर, नील होता है। खून कभी नील नहीं होता है ये। नहीं सर, जैसे अगर ब्लड बाहर निकाला है से इंजेक्शन से, तो हाँ, ये कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? नहीं उसमें तो आपको फिर वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा उसमें। मतलब फिजिकल वो रूप से कुछ पता नहीं चलता? नहीं, फिजिकल रूप से कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बताता हूँ आपको, इसके इस सिलसिले में ना, ये हाँ एक 4 सर, साल का बच्चे ने पूछा था। ये सुन रहे हो? हाँ सर, ये जो अभी अभी मैंने बताया था बोर इफेक्ट, एक बोला था आपको, शब्द सुनाई दिया बोर इफेक्ट। वो हाँ सर, बोर इफेक्ट जो है दैट इज राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ जो है कार्ब और दाएं तरफ झुक जाता है। अच्छा, और दाएं तरफ किस लिए झुक जाता है, मैंने वो स्थिति बताया। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। तो ये दाएं तरफ जो झुक जाता है ना, उसको बोलता है क्रिश्चियन, उसको बोलता है बोर इफेक्ट। तो हाँ बोर सर, इफेक्ट जो है वो क्रिश्चियन बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको किया था। ये उसी से बोर इफेक्ट आया। जी सर, और एक है ये जो लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट शिफ्ट में भी होता है। ये सब जब उल्टा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, डीपीजी कम हो जाता है, जब एकदम रिलैक्स कंडीशन में है, तब क्या होता है, दाएं तरफ ये बाएं तरफ झुक जाता है। उसे कहता है हेल्डेन इफेक्ट। ये हेल्डेन करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने वो हेल्डेन इफेक्ट, और वो क्या करता था ना, वो खुद का ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट करते थे। वो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड वाला चेम्बर में घुस जाते थे और साथ में अपने बेटे को भी लेके घुस जाते थे। तो एक बार उसका बेटा का एक बार खून निकल आया था, वो फोरहेड मतलब इधर काट गया था। तो डॉक्टर को पास लेके गया था। तो जब वो खून देख के उसका 4 साल का बेटा ने पूछा था, जी ये सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है? ये हाँ सर, पूछा था। आप जो पूछ रहा है ना कि जी, व्हेदर इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो जी सर। ऐसे आंखों से देखने से पता नहीं चलेगा ये। और खून हमेशा याद रखना, खून हमेशा लाल होता है। नहीं सर, और अगर ये टेस्ट करना चाहें तो उसका क्या आप लोग प्रोसीजर है? समझने के लिए वो
येलो सॉरी ब्लू और रेड दिखाया जाता है ये। नहीं सर, जैसे टेस्ट करना चाहे तो क्या प्रोसीजर है, कैसे पता करें अगर जैसे खुद के हाथ से ब्लड निकाला और फिर या चोट लग गई तो निकला? वो टेस्ट फिर वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये टेस्ट फिर एक क्लास फिर और लेना पड़ेगा आपको, टेस्ट कैसे किया जाएगा ये। सर वो भी बताओ प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल जब करेंगे तब बताएंगे प्रैक्टिकल में ये। बिल्कुल सर। दैट इज कॉल्ड AVO2 डिफरेंस, आर्टियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। उसका सैचुरेशन कितना है, उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीड्यूर है वो। सर ये जरूर दिखाना सर। जरूर दिखाएंगे आपको करके। जब आप कहाँ पे हो, बैंगलोर में या पटियाला में? पटियाला में पटियाला सर। में, ठीक है। जब पटियाला में आऊंगा मैं आपको करके दिखाऊंगा ये। बिल्कुल मेडिकल लैब में आपको पैथोलॉजिकल लैब में लेके जाना पड़ेगा ये। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल पहुंच के कांटेक्ट करूंगा इस चीज के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट सर, एक्सक्यूज मी सर। पूर्वा मैथु, हु इज डिसिप्लिन? सर जूडो। ओके ओके। तो अभी आपने जो O2 डिसोसिएशन कर्व के जो फैक्टर्स बताए ना, तो उसमें एल्टीट्यूड कहाँ पे मतलब मैटर होता है? बिकॉज अभी लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, मतलब बिकॉज हम लोग जब भी हाई एल्टीट्यूड में खेलने जाते हैं तभी हमें ऑक्सीजन कम मिलता है थोड़ा। लो एल्टीट्यूड वाले हम लोग मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है, तो सर वो मतलब इससे रिलेटेड है? यस यस। आपको क्या होता है ना, वहां पे जो एक देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम हो जाता है, जितना ऑल्टीट्यूड में जाओगे ना उतना आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होते जाएगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब क्या है? जो हमारा वातावरण का जो प्रेशर है। अब वातावरण का प्रेशर का मतलब उसमें सारे के सारे गैस का जो प्रेशर होता है ये पार्शियल प्रेशर होता है। तो नेचुरली टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर जब कम होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। अब ने एक डायग्राम दिखाया था एल्वियोलस में ना, एल्वियोलस में आपको 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का प्रेशर है, ठीक है। तो जितना हाई एल्टीट्यूड में जाओगे ना वो 105 का जाएगा, शायद 90 95 आ जाएगा या 90 आएगा। तो प्रेशर डिफरेंस, अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता है, बाहर का ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से वो ऑक्सीजन अंदर आएगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का कम होगा, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है, आपका खून का अंदर आएगा। तो अगर बाहर का प्रेशर जितना कम होते जाएगा तो रेट ऑफ ऑक्सीजन एंट्री इनटू द ब्लड दैट आल्सो विल बी रिड्यूस्ड। इसलिए जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना कम मात्रा में ऑक्सीजन हमारा शरीर का अंदर आएगा। ये गलतफहमी मत रहेगा कि हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, हवा में ऑक्सीजन का मात्रा वही रहता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर कम होने का कारण कम ऑक्सीजन हमारा ब्लड में पहुंचता है ये। ओके, थैंक यू सर। श्री भगवान कबड्डी पूछो। आपको अनम्यूट नहीं कर सकता है आप ये? अनम्यूट कर लो आप। हाँ, आपने तो बहुत देर से हाथ उठा के खड़ा है। श्री भगवान कबड्डी पूछो। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना सर। और ऐसी हाथ उठा दिया, फिर हाथ नहीं, ऐसे ही दब गया सर कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया सब कुछ? हाँ सर, आ गया सर। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है आप लोगों ने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला किसी का, यस सर, अगर बोले कि मेरे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरा समझ में आ गया तो झूठ बोला है ये, तो कुछ भी उसका मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला था, उनको ही अभी तक शक है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट, एनीबॉडी? एक 120 ही दिखा रहा है पार्टिसिपेंट जो है ये, इसका मतलब बहुत सारे एब्सेंट है, आपको सब अटेंडेंस लिया जा रहा है यहाँ से। सर क्लास है 4 बजे। हाँ जी, क्लास है सर 4 बजे। अच्छा, तो अब मैं बंद करूं अभी? बंद करने की इजाजत दे रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर, यस सर, बहुत अच्छा समझाया सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
बहुत बहुत थैंक यू है मेरे को इतना देर तक झेलने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खो खो वाले सारे यही हैं। और क्या कुको वाली शरीफ भाई, शरीफ भाई। सब सिंसियर है कुको वाले। हेलो भाई। दोस्ती हाँ बोलो। कैसे हो? ये हो बढ़िया। अच्छा आप चलो अभी आपका नंबर सेंड करो। क्लास है, फिर आप इधर कैसे हो ऐसे हो ये कर रहे हैं आप लोग। ठीक है सर। दोस्ती कोई बंद करना पड़ेगा ये। हाँ का नंबर पूनम ठीक है मैं दे दूंगी। बाय बाय बच्चों।
So I think we can start now. Yes. Okay, good evening, students. Welcome to the digital learning class. And today we'll continue on the topic that introduction on the internet and www and the internet security. So it's, I think, already 540 trainees have joined. So we can start our class. First of all, I would like to recap the things that we have learned in our last class. We discussed some of the topics, and first we'll recap those topics. So what we have learned in our last class, we discussed about the basic computer networks, and that is the LAN and WAN, local area network and wide area network. So we'll continue this class today. And after that, we clear our concept regarding the internet, what is the internet and how it works, and how the internet is connected throughout the world. What are the that equipment or the cabling that we use to connect the computers all over the world, and how these cables and all other devices are get connected to our offices and rooms and houses and through network towers and all that. So we'll discuss about this. We also discussed about the cables that are remain under the sea, and those are named as the submarine cables. We discussed about the applications of internet. We already know that what are the applications of internet, how we use the internet in our daily life. After that, we came to know about the protocols and rules that internet follow, and it has to be some rules that we had already discussed in our last class. What are the rules and what are the protocols? We also discussed that how we can connect to the internet through our laptop or any kind of devices, laptop or PCs, desktop and mobiles and all that. And what are the equipments we needed? What are the requirements for these connections? We also discussed about those. And how we can connect to the internet? What are the medium? What are the methods to connect to the internet? There are various methods. We already know about this. And we also discussed about the type of internet connections in the ancient times and in the previous times, how the internet connection was. Not in ancient times, in the previous times when the internet was originated, how the connections were and how it's modified day by day, and now what we are using, the various that can be described by the types of connections, internet connections. We came to know about the World Wide Web, www क्या चीज होती है उसके बारे में हमने थोड़ा जाना था, how www works, क्या चीज है ये और इंटरनेट के साथ इसका क्या लिंक है, इंटरनेट और www में क्या फर्क है, ये हमने पढ़ा था. तो इसके बाद जो चीज आई थी कि जो www या वर्ल्ड वाइड वेब या फिर शॉर्ट में हम जिसे वेब कहते हैं, उस वेब को हम कैसे सर्च करें, क्या सॉफ्टवेयर है उसको ढूंढने के लिए. जो वेब में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, इंटरनेट में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, वो कैसे मिलती हैं, हमें क्या चाहिए उसके लिए. तो एक सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था कि एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. तो वो सॉफ्टवेयर हमें www या वेब में जो भी रेफरेंसेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं,
उनको सर्च करने में मदद करती है। सो हाउ द वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर होता है जिसे हम वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो वेब ब्राउजर किस तरह वेब सर्च करने में मदद करती है और किस तरह के वेब ब्राउजर अवेलेबल है हमारे मतलब आज के जमाने में, कौन कौन से वेब ब्राउजर अवेलेबल है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग वेब ब्राउजर्स भी अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे सफारी जो एक वेब ब्राउजर है वो हमारे मोस्ट प्रोबेबली एप्पल जैसे डिवाइसेस है उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। हमारे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनबिल्ट जो वेब ब्राउजर मिलते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो अभी एज के नाम से मशहूर है। कुछ वेब ब्राउजर है जो इनबिल्ट नहीं होते हैं उसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है उसके रिस्पेक्टिव साइट से, तो जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम हो गए या ओपेरा हो गया, इस तरह के वेब ब्राउजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा कि जो वेब ब्राउजर है वो उस वेब ब्राउजर में भी कुछ एप्लीकेशंस या सिस्टम काम करते हैं। वो सिस्टम किस लिए काम करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं वेब में उसको एक सिक्वेंशियली ढूंढना पड़ता है, एक सिक्वेंशियली खोजना पड़ता है। तो एक तो हमें मदद करती है वेब ब्राउजर, पर उस वेब ब्राउजर में भी एक सिस्टम होता है जिसे हम सर्च इंजिन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि वेब में अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढने में मदद करती है। तो इस तरह से वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन्स का एक डिफरेंस है हमारे सामने कि क्या वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन्स एक ही होते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपको मिल गया है कि ये एक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वेब ब्राउजर में सर्च इंजिन्स होना जरूरी है, ये भी जानना पड़ेगा, बिना सर्च इंजिन्स के हम कोई चीज सर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने आपको दिखाया था किस तरह से आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप कुछ फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जब वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो कुछ फोल्डर हम अपने तरीके से बना सकते हैं, अपने फेवरेट फोल्डर। उसमें अगर हमें कुछ चीज डाउनलोड करके रखनी है तो अपने फेवरेट फोल्डर में डाउनलोड करना है। फिर हम किसी पेज को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था। के बाद हमने URL के बारे में पढ़ा था कि URL क्या चीज होती है, जिसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये एक वेब एड्रेस है, किसी भी चीज को अगर ढूंढना है तो उसके लिए एक URL होना बहुत जरूरी है। जिस तरह का हमारा घर का एड्रेस होता है, कोई हमारे घर के एड्रेस से हमें कोई चिट्ठी भेजती है तो वो पहुंच जाती है हमारे पास, उसी तरह URL भी होता है एक वेब एड्रेस। किसी भी मतलब वेब में आपको किसी भी चीज को ढूंढना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक URL होता है। URL कंफ्लिक्ट नहीं होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको नीचे दिखाया है कि अगर YouTube में किसी चीज को ढूंढना है तो इस तरह का वेब एड्रेस आपके यहाँ पे होता है। और अगर आपके पास किसी मतलब अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग वेब एड्रेस होता है या फिर URL हम जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने पहले दिन डिस्कस कर लिया था। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सटेंड बताता हूँ कि ऑलमोस्ट हम सभी को पता है कि किस तरह से हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। अगर जिसको नहीं पता है तो वो भी थोड़ा सा देख ले कि क्या क्या वेब ब्राउजर जो हमारा होता है वो किस तरह से डिजाइन होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आपके सामने एक वेब ब्राउजर है जिसे गूगल क्रोम, जनरली हम यही ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत रिलेक्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली है। तो ये गूगल क्रोम जब हमारे पास होता है तो इस तरह का आपको मिलता है। आप जब भी गूगल क्रोम खोलेंगे, वेब ब्राउजर खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का एक साइट आएगा। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए सबसे पहले जो चीजें होती है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि URL या फिर वेब एड्रेस हम जिसे कहते हैं। तो वेब एड्रेस कहाँ लिखा रहता है या कहाँ लिखेंगे, तो उसके बारे में देखिए टॉप में जो वेब ब्राउजर का हमारा टॉप ये जो एरिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च गूगल और टाइप ए URL, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो URL का कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो इस तरह से हम URL को यूज करते हैं अपने वेब ब्राउजर में। तो इस एरिया को या फिर इस जगह को हम जहाँ पे URL लिखते हैं या फिर एड्रेस लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेब एड्रेस बार, ठीक है। जहाँ पे हम URL लिखते हैं तो उसको कहते हैं एड्रेस बार। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि एड्रेस बार कहाँ होता है, तो आपको लिखना है कि एड्रेस बार हमारे वेब ब्राउजर के एकदम टॉप में होता है,
यहाँ पे हमें URL लिखना पड़ता है। उसके बाद ये वेब ब्राउजर में और भी कुछ फैसिलिटीज होती है, जैसे कि वेब ब्राउजर में हमारे कुछ लिंक्स होते हैं। देखिए जो NIS का साइट हमने, मान लीजिए कि जो एड्रेस बार में हमने NIS डाला और NIS डालने के बाद हमें ये मिला, NIS का वेबसाइट खुला, तो NIS के वेबसाइट में जाके हमें कहीं और जाना होता है, तो वहां पे एक लिंक होती है, ठीक है, जो लिंक हमें किसी दूसरे साइट्स में या दूसरे पेज में ले जाती है, वेब पेज में ले जाती है। तो इस तरह का लिंक हमारे वेब पेज में होता है या वेब ब्राउजर में आपको मिलेगा, इस तरह का लिंक, जिसे हम मतलब वेब लिंक्स कहते हैं, ठीक है। जो आप अगर NIS का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको नीचे में इस तरह का एक इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया रहेगा, जिससे आप अलग अलग पेज में जा सकते हैं। तो ये भी एक वेब ब्राउजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, तो इस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी कभार होता है कि वेब लिंक हम जो करेंगे उसको खोलेंगे कैसे, तो देखिए यही कंटिन्यूअस फॉर्म है कि वेब लिंक में ये वेब लिंक है, इसके ऊपर वेब लिंक का एक फीचर्स है कि हम खोलेंगे कैसे वेब लिंक को, किसी भी वेब लिंक को। तो वेब लिंक को खोलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम उसी वेब पेज में हम उसको क्लिक कर देंगे किसी भी वेब लिंक के ऊपर, इफ यू क्लिक ऑन द वेब लिंक देन इट कैन ऑटोमेटिकली ओपन द लिंक ऑन द सेम पेज, जो उसी पेज में उसी मतलब दूसरे पेज को खोल देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम उस पेज ही में दूसरे पेज को ना खोलें, हम दूसरे पेज में जाके दूसरे लिंक को खोलें, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टैब ओपन करना पड़ता है, वेब टैब ओपन करना पड़ता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज दिखाऊंगा, जस्ट मैं थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कि वेब टैब, तो वेब टैब क्या चीज होती है। देखिए हमारे जो वेब ब्राउजर है उसके ऊपर में कुछ इस तरह का लिखा रहेगा, आपको इस तरह का एक एक पोर्शन रहेगा, तो उस जो पोर्शन को हम कहते हैं टैब, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला टैब है, उसके बाद दूसरा टैब है, ये तीसरा टैब है, चौथा टैब, तो चौथा टैब में हमारा जो है ये वेब ब्राउजर के चौथे टैब में हमारा NIS का वेबसाइट खुला हुआ है। तो उसके बाद इस तरह का अलग अलग टैब हमारे वेब ब्राउजर में हम खोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम किसी नया टैब खोलना चाहते हैं जहां पे लिंक टू लिंक नहीं, ऐसा ही नॉर्मली हम कुछ नया खोलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि वेब ब्राउजर को जो प्लस साइन है वहां पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और फिर हमारा एक नया टैब खुल जाएगा। तो इस तरह से हम अपना वेब ब्राउजर टैब में यूज कर सकते हैं, वेब ब्राउजर में टैब यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे वेब ब्राउजर में कुछ नेविगेशन बटन्स होते हैं। नेविगेशन मतलब कि हमें दिशा देने वाला एक कुछ बटन्स होते हैं जो हमें दिशा दिखाता है। तो वेब ब्राउजर में ये जो नेविगेशन बटन्स है वो देखिए यहाँ पे है, एकदम टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में हमारे कुछ नेविगेशन बटन्स होते हैं। जैसे कि हम अगर बैक में जाना चाहते हैं, किसी पेज के बैक में जाना चाहते हैं, तो हमें ये बैक जो बटन है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं तो हमें फॉरवर्ड बटन क्लिक करना पड़ता है। और जब हम किसी पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ये जो है रिफ्रेश जो बटन है, नेविगेशन बटन, वो हमें क्लिक करनी पड़ेगी। तो इसे जो कहते हैं, इस बटन्स को हम कहते हैं नेविगेशन बटन्स। ओके, नेक्स्ट is the one more thing that we can have that in our browser। एक चीज और होती है हमारे ब्राउजर में कि हम किसी पेज को, मतलब बहुत हमारा फेवरेट पेज है या वो बार बार हमें उस पेज को यूज करना पड़ता है, मान लीजिए हमें रोज उस पेज को खोलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अभी देखें कि आप अभी जूम यूज कर रहे हैं या फिर LMS यूज करेंगे, तो शायद आपको उस ब्राउजर में जाके आपको रोज अगर URL में जहां लिखते हैं एड्रेस बार में रोज LMS लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि बार बार आपको जाके लिखना पड़ेगा, फिर क्लिक करने पड़ेगी, एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं करके हम चाहते हैं कि हम LMS का पेज डायरेक्टली अपने वेब ब्राउजर में सेव कर ले। हम जाए और फिर अपने डायरेक्ट एक जगह क्लिक करें और LMS का जो पेज है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। अगर हम ये चीज चाहते हैं
कि हमें रोज टाइप ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि हमें एक पेज को बुक मार्क करना पड़ता है, कि मार्क करना पड़ता है कि ये, तो उस मार्किंग ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज द बुक मार्क। ठीक है, तो ये बुक मार्क क्या चीज होता है और कैसे करेंगे हम, कहाँ पे मिलेगा आपको? ये देखिए कि जो हमारा एड्रेस बार होता है, जहाँ पे हम यूआरएल या एड्रेस लिख रहे थे, उसके एकदम लेफ्ट हैंड या सॉरी राइट हैंड कॉर्नर में एक स्टार साइन है। ये जो आपको दिख रहा है स्टार साइन, ये स्टार साइन होता है टू मेक अ पेज बुक मार्क। ठीक है, एक पेज को बुकमार्क करने के लिए जो स्टार साइन है, इस पे हमें क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद वो पेज बुकमार्क में फॉर्म हो जाता है। अब इस बुकमार्क को हम मिलेगा कैसे, वो पेज मिलेगा कैसे? तो उस पेज को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वेब ब्राउजर में ये फैसिलिटी होती है कि आपके वेब ब्राउजर में एक एरिया होता है या पोर्शन होता है जिसे हम बुकमार्क बार कहते हैं। ठीक है, बुकमार्क बार जो जस्ट अंडर द यूआरएल और एड्रेस बार के नीचे होता है आपका बुकमार्क बार। यहाँ पे जाके आपको कोई भी चीज, मतलब अगर आपने बुकमार्क किया हुआ है तो वहां पे जाके क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज को मार्क कर सकते हैं, आप अपने पेज को सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज, फॉर रिपीटेड यूज यू कैन मार्क योर पेज। तो ये हो गया हमारा एक ओवरऑल एक हम किस तरह से वेब ब्राउजर की यूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस चीज को आप प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूं कि ये देखिए मेरा एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे यूआरएल है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, जैसे मैंने NIS लिखा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, तो NIS जब भी मैंने कंप्लीट भी टाइप नहीं किया, तो मैंने कुछ भी टाइप, अगर इन भी टाइप किया तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस मुझे नीचे दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं सजेशन सर्च। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, इसको कहते हैं सजेशन सर्च। हम किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं तब मुझे यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं वेब ब्राउजर कि आपने इस चीज को ढूंढना है, क्या आपका ये चीज है, आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए मैंने NIS लिखा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, NIS, तो मुझे यहाँ पे एक सजेशन है, NIS में जा सकता हूँ। इस तरह से मैं NIS के वेबसाइट में चला गया। अब मैंने क्या बताया था कि इसके बाद एक टैब होता है कि मैं टैब खोलना चाहता हूँ, पर उसके पहले मैंने बताया कि लिंक, एक वेब पेज पे कुछ लिंक्स होते हैं, तो मैं उस लिंक को खोलना चाहता हूँ। तो मैं देखो, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि NIS को वेबसाइट पे कुछ लिंक्स है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो मैं इस इंपॉर्टेंट लिंक्स को खोलना चाहता हूँ। अब मैं मान लो कि एक ऐसा लिंक ढूंढ लिया कि मैंने नेशनल कैंप पे जाके, मैंने वहां पे नेशनल कैंप पे जब कर्सर रखा तो मुझे वहां पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया। कैसे पता चला कि वहां पे हाथ आ गया, अंडरलाइन आ गई। तो अगर मैं वहां पे क्लिक किया तो देखो जो मेरा खुल रहा है वेब पेज, वो उसी वेब पेज में खुल रहा है। ठीक है, नेशनल कैंप का जो वेब पेज है उसी वेब पेज में खुल गया। तो इस तरह से एक लिंक काम करता है। पर मुझे मैंने क्या बताया था कि अगर मैं ये नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने लिंक को उसी वेब पेज में खोलना नहीं चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पेज में खोलना चाहता हूं, किसी दूसरे टैब में खोलना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, और जब राइट क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन लिंक इन ए न्यू टैब, ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो, और ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो। इस तरह से मुझे लिंक मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं अगर नया टैब खोलना चाहता हूँ तो ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। मैं देखो नेशनल कैंप का जो पेज है वो एक नए पेज में या नए टैब में खुल गया। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि किस तरह से मैं एक नए टैब में अपने लिंक को खोल सकता हूं। ओके, तो ये गया लिंक मेरा। इसके बाद मैं नेविगेशन की बात कर रहा था कि नेविगेशन जो बार्स है या नेविगेशन जो बटन है वो किस तरह से है। देखो ये जो मैं बात कर रहा था कि ऊपर में ये इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, देखो यहाँ पे जब मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो इजीली मुझे ये ऑप्शंस दे देते हैं कि विल यू वांट टू गो बैक, या आप बैक में जाना चाहते हैं टू सी द हिस्ट्री, विल यू गो टू फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं, और यू वांट टू रिफ्रेश। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं फॉरवर्ड में जाऊँ तो मुझे कौन सा मिलेगा, जो मैंने इसी टैब में खोला था नेशनल कैंप का, वो मिल जाएगा।
फिर मैं बैक में जाता हूँ तो मुझे वापस उसी पेज में मिल जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से मेरा जो है ये नेविगेशन बटन्स काम करते हैं। अब है कि दूसरा बता रहा था कि मैं अपने पेज को कैसे मार्क करूं। मुझे बार बार एक चीज खोलना होता है तो मैं उस चीज को मार्क करना चाहता हूं। तो मैंने एलएमएस का एग्जांपल दिया था क्योंकि हमारे एनआईएस में अभी एलएमएस का जो है अभी आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो उस चीज को हम मतलब सेव करना चाहते हैं, रोज हम इसको लिखेंगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे मैंने तो मैं चला गया एनआईएस के एलएमएस में, तो मुझे ये लॉगिन पेज मिल गया। अब लॉगिन पेज को मैं बुक मार्क करना चाहता हूँ कि मुझे रोज ओपन करना है, तो मैं लॉगिन पेज को बुक मार्क करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, तो मेरा बुक मार्क दिस टैब, ठीक है, जो ऑप्शन है देखो एकदम स्टार मार्क का जो ऑप्शन है एड्रेस बार के एकदम एंड में, मैंने उसको स्टार मार्क किया। और जब मैंने स्टार को क्लिक किया तो मुझे ये ऑप्शन मिला जो बुक मार्क एडेड बोल के। तो बुक मार्क एडेड में आपको क्या करना है कि आप अगर अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, एलएमएस मैंने लिखा है, सपोज एलएमएस मैंने लिख दिया है, ठीक है। फोल्डर अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल बुक मार्क बार जो मैं बता रहा था उस बार के अगर आप रखना चाहते हैं तो बुक मार्क बार को आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको डन कर देना है। जब डन कर देंगे तो ये आपके बार में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा यहाँ पे मेरा बुक मार्क किया हुआ है तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब लास्ट में देखिए हिडन बुक मार्क्स बोल के एक ऑप्शन है, मैं वहां पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो मुझे एलएमएस बोल के जो मैंने बुक मार्क किया था वो मुझे मिल गया और मैं डायरेक्टली यहाँ से अपने जो टैब है या पेज को है डायरेक्टली खोल सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो बुक मार्क है वो काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से आप अगर ढूंढेंगे, आप अगर कंटिन्यूअसली इस पर फोकस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह वेब पेज के लिए कुछ जरूरतमंद चीजें होती है, जैसे प्लगइन्स होते हैं। तो प्लगइन्स जो पहले आप किसी बहुत जनों ने बताया था कि प्लगइन्स क्या चीज है। देखिए जो बुकमार्क है, हम जब एलएमएस खोल रहे थे तो मैं जो कुछ डाउनलोड करने के बाद हम एक चीज मांग रहे थे कि आपको फ्लैश प्लेयर चाहिए। तो फ्लैश प्लेयर क्या है, फ्लैश प्लेयर का प्लगइन्स है जो चीज हमें जरूरत पड़ती है किसी दूसरे मतलब वेब पेज में जो कंटेंट है उसको किसी मतलब स्पेसिफिक कंटेंट को खोलने के लिए कुछ प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम प्लगइन कहते हैं। जैसे फ्लैश प्लेयर था वो एक तरह का प्लगइन्स है। तो कुछ प्लगइन्स हो गए, अब ये बुकमार्क हो गया। अब मैं और इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या, वो दूसरी चीज का तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चीज मतलब रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार होता है कि किसी वेब पेज का पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कोई वेब पेज डाउन भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आज नेटवर्क डाउन है, ठीक है, आप बैंक में जाएंगे तो वहां पे आएगी बात की आज तो नेटवर्क डाउन है, ऐसा होता है। तो वो वेबसाइट या वेब पेज नहीं खुल रहा है, तो उसको चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप पर्टिकुलरली किसी वेब पेज को खोल रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आप अगर मान लीजिए कि एनआईएस का वेबसाइट खोल रहे हैं तो देखिए एनआईएस का वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंटरनेट ही डाउन है, पूरा वेब ही डाउन है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एनआईएस का ही वेबसाइट डाउन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे वेब पेज को भी खोल के देखिए। मान लीजिए कि आप उसी में आप फेसबुक खोल लिए या फिर ट्विटर खोल लिया, इस तरह का किसी भी वेब पेज को या साई के वेबसाइट को खोल लिए, तो देखिए कि अगर वो वेबसाइट खुल रही है या एनआईएस का वेबसाइट जब नहीं खुल रही है तो इसका मतलब एनआईएस का वेबसाइट डाउन है, बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी सही है। तो पहला स्टेप ये होता है हमारा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा भी मतलब वेबसाइट नहीं खुल रहा है, कोई दूसरा वेब पेज भी नहीं खुल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो बेसिक जो रूल है वो है थंब रूल। अपने पीसी को रिबूट कीजिए, ठीक है, अपने मॉडेम को रिबूट कीजिए, अपने जो भी राउटर है उसको रिबूट कीजिए। राउटर और मॉडेम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये सब जो चीजें हैं इनको रिबूट कर लीजिए, आप इस पर चला लीजिए, ठीक है, फिर से ऑफ ऑन करके फिर से एक बार चला लीजिए, चला के फिर कनेक्टिविटी देखिए। अगर देखते हैं कि पीसी चालू हो गया, मॉडेम का जो भी बटन है, जो भी लाइट्स है वो सही तरह से जल रहे हैं, हरा लाइट जल रहा है, राउटर के भी जो भी लाइट्स होते हैं जो नॉर्मली जब नेट कनेक्टिविटी होती है तब जलते हैं, येलो लाइट या ग्रीन लाइट वो सारे जल रहे हैं, राउटर में एक
इंटरनेट का ऑप्शन आता है, मतलब ग्लोब जैसा, वहां पे वो लाइट जल रही है, सारा कुछ सही है, तो आपका मतलब है आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपका राउटर सही है, आपका मॉडेम सही है, आपकी पीसी भी जो है वो सही है। तो फिर क्या हो सकता है इसके अलावा? ये भी तो सही है सर, वो भी सही है, सब कुछ सही है, तो फिर कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो सकती? आपके सवाल आ सकते हैं। अगर मैं क्लास में होता तो ये सवाल आप मुझसे पूछते। तो सवाल ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे जो राउटर या फिर जो मॉडेम्स के साथ हमारे जो पीसी या लैपटॉप की कनेक्टिविटी होती है, जो हम तार जोड़ते हैं ना, जिसे हम कहते हैं इथरनेट केबल, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि वो तार सही से जुड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो उसको भी जोड़ना बहुत जरूरी है सही तरीके से। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। आप अपने उसी तरह मैंने जो बताया था जिस तरह से उस तार को खोल के फिर अटैच कीजिए। जब अपने लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं या भी, तो उसमें एक लाइट जलती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर जल रही है तो इसका मतलब है आपकी कनेक्टिविटी सही है, अगर नहीं जलती है तो आपकी कनेक्टिविटी गलत है, ठीक है। तो इस चीज को, कनेक्शंस को देखना पड़ेगा। आपके मॉडेम में जो आके आपके तार लग रहे हैं, जो भी आपके केबल्स जो आईएसपी आपको प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको एक तार वायर प्रोवाइड करती है, ऑप्टिकल केबल, वो आपके मॉडेम के साथ सही जुड़ी है कि नहीं, मॉडेम के साथ या फिर राउटर के साथ कनेक्टिविटी सही है कि नहीं, इन सारे कनेक्शंस को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, ठीक है। जब आप चेक कर लेंगे तो इसका मतलब है आपका जो कनेक्टिविटी वो सही है। ये कुछ अलग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब है कि पीसी का कुछ अपना ट्रबल शूटर होता है। पीसी में हमारे जो नॉर्मल विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कुछ अपने ट्रबल शूट होते हैं, ठीक है। हम उसको भी चला के देख सकते हैं कि कहीं आईपी एड्रेस में कहीं गलती तो नहीं है। जो मैंने बताया था कि पिछले दिन की कुछ एड्रेस के जो प्रोटोकॉल होते हैं हमारे इंटरनेट को चलाने के लिए, उस प्रोटोकॉल को ये विंडोज ट्रबल शूटर जो वो डिटेक्ट कर पाती है। तो उस प्रोटोकॉल में अगर गलतियां हुई तब भी हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो उसी तरह से अगर हम विंडोज का खुद का एक ट्रबल शूटर है, उसको हम चलाएंगे तो वो ट्रबल शूटर क्या है, उस चीज को डिटेक्ट कर पाता है और फिर वो उसको मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और फिक्स कर देता है। आप देखेंगे लास्ट में ट्रबल शूटर चलाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आएंगे फिक्स दिस प्रॉब्लम, अप्लाई फिक्स। तो इस तरह फिक्सिंग जो होता है मतलब आपका सॉल्व हो गया, आप उसको मतलब सेव कर दें। तो इस तरह से फिक्सिंग कर सकते हैं हम अपने विंडोज में इनबिल्ट जो ट्रबल शूटर होता है उसको चला के। अगर ये जो 4 स्टेप है, आपने इस 4 स्टेप को किया फिर भी आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है अब आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो दैट इस तरह से हम अपने घर में अपने खुद से पहले कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है देन वी कॉल फॉर एन एक्सपर्ट। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरनेट तो बहुत इजी चीज है, हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, है ना, सारा दुनिया इसका यूज कर रहे हैं। पर क्या है, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो क्या है हर वक्त ये रखते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ले लिए या फिर चुरा ले, ठीक है। जब हम एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो कुछ चीज है जो ऐसे लोग होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं इंटरनेट में। वैसे तो इंटरनेट सिक्योर होता है, पर कुछ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं और जिसे हम कहते हैं हैकिंग, ठीक है। उस हैक को, जो हमारे फोटोज होते हैं, जो हम जितने भी सोशल साइट यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का अपना पर्सनल डेटा हो, हम ईमेल वगैरह कुछ भी हम रखते हैं, तो उस चीज को क्या करते हैं कुछ लोग हैक करना चाहते हैं। हम अगर मतलब बेसिकली हम अगर कुछ चीज मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को कुछ लोग हैक करना चाहते हैं और स्टोल करना चाहते हैं, स्टील करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक सिक्योरिटी होना चाहिए। इंटरनेट का भी एक सिक्योरिटी होना चाहिए। वैसे तो इंटरनेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटरनेट एक प्रोटोकॉल में काम करती है, उसके कुछ अपने सिक्योरिटीज होते हैं। एक वेब ब्राउजर का अपना कुछ सिक्योरिटी होता है। जब हम वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, अपना कुछ सिक्योरिटी लेवल वेब ब्राउजर खुद से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी अगर हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी ना हो, कुछ वेब ब्राउजर में फ्लॉज होते हैं, उनके अंदर कुछ सिक्योरिटी इनबिल्ट, क्योंकि हर रोज जो है ये जो लोग बैठे होते हैं इंटरनेट के बैक में, ये हर रोज नया नया कोडिंग करते हैं, नया नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर वो हर एक चीज को ब्रेक करने में इजी हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमें हमेशा जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें हर चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसा खुला तो नहीं छोड़ गया, हम उसको सेव तो कर रहे हैं, हम उसको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड तो कर रहे हैं। इस चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो
इंटरनेट में ऐसा क्या चीज होती है, क्या क्या थ्रेड्स होता है इंटरनेट में यूज करने के टाइम, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो कौन से थ्रेड्स होते हैं, कौन से मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे थ्रेड्स के नाम है, ज्यादा इंटरनेट थ्रेड्स, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेड्स कहते हैं हमसे। तो कुछ है जैसे कि मालवेयर्स कहते हैं, कुछ मालवेयर्स मतलब जो कुछ मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मैलिशियस है, बहुत डेंजरस है, तो उसको हम मैलवेयर्स कहते हैं। तो मैलवेयर्स में क्या क्या हो सकते हैं, कुछ मैलवेयर्स में हो सकते हैं कुछ वायरसेस, ठीक है, इंटरनेट वायरस के नाम तो आपने सभी ने सुना हो, ठीक है। तो वो जो वायरसेस हैं वो मैलवेयर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पाईवेयर्स हो सकते हैं, कुछ वर्म्स हो सकते हैं, इंटरनेट में भी कीड़े होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रोजन्स हो सकते हैं। ये सारे क्या है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ कोड्स हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं। तो इस तरह का जो मैलवेयर्स है वो हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी को रैप्चर कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकते हैं, हमारे पीसीज को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। तो थ्रेट्स है एक मैलवेयर्स। दूसरा है फिशिंग। फिशिंग भी मतलब नाम से देखो, फिशिंग जो स्पेलिंग है इसका PHISHING है वैसे तो, पर फिशिंग जो है नॉर्मली क्या है, जो हम फिशिंग करते हैं मतलब मछली पकड़ते हैं तो उसको भी हम फिशिंग कहते हैं। तो वो भी एक चीज ऐसे ही है कि फिशिंग का कंसेप्ट ऑलमोस्ट एक ही है, कि हमारा भी जो डेटा है उसको चुरा लेना, उसको मतलब उठा लेना, ठीक है, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं। जो हमारे मेल्स हैं, हमारे मेल्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसको हम चुरा, तो ये भी सॉफ्टवेयर या कोडिंग के वजह से ही होती है। पर ये इंटरनेट में बहुत ज्यादा इस चीज का, फिशिंग का बहुत ज्यादा मतलब रोल होता है। अगर फिशिंग हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, अब सबके लिए। तो फिशिंग एक कंसेप्ट, एक थ्रेड्स है हमारे लिए। दूसरा है या फिर तीसरा है हमारा स्पैम। स्पैम क्या होता है कि हमारे ईमेल में, आप जब ईमेल यूज करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ऐसे मतलब ईमेल आ जाते हैं, जंक मेल आ जाते हैं, मतलब हमारा जो मेल है वो भर जाता है, कुछ एड्स मेल्स आ जाते हैं, मतलब अनवांटेड मेल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लिंक्डइन हो गया या कुछ जॉब साइट्स के मेल कंटिन्यूअसली हमारे ईमेल में आते रहते हैं, तो इस तरह के मेल को हम कहते हैं स्पैम, ठीक है, जो हमारे मेल को भर देते हैं, हमारे मेल की जो एलोटेड जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भर जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें कभी कभी नहीं दिख पाती है, क्योंकि जो स्पैम है वो ही इतना ज्यादा होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल है वो नीचे चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह का थ्रेट्स है हमारे, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। हम स्पैम को भी रोक सकते हैं, कुछ वो देखेंगे किस तरह से हो सकते हैं, स्पैम जो है रोक सकते हैं। तो इस तरह के स्पैम या जंक मेल को हम हमारे लिए थ्रेट्स है जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दूसरा है बॉटनेट। बॉटनेट क्या है, एक तरह का मतलब कुछ लोगों का एक कम्युनिटी है जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर वो दूसरे के कंप्यूटर्स में घुस के उसके डेटा को चुरा लेते हैं। तो ये हैकर्स का काम है बॉटनेट, ठीक है, जो हैकर्स बैठे हुए हैं तो अपने ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स एक साथ लेके फिर बॉटनेट यूज करते हैं, वर्म्स इस तरह वायरस बनाते हैं, और फिर हमारे लिए थ्रेड बन जाते हैं, एक चैलेंज बन जाते हैं हमारे इंटरनेट यूजर्स के लिए। तो इस तरह का इंटरनेट एक सिक्योरिटी थ्रेट्स हम फेस कर सकते हैं अपने डे बाय डे लाइफ में, क्योंकि इंटरनेट हम रोज यूज करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। तो हम इससे बचे कैसे, बहुत ही कॉमन थॉट्स है, हमें तो बचना चाहिए इससे, नहीं तो हमारा सारा डेटा या सब कुछ उड़ सकता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करें। अपडेट करने का ये फायदा होता है कि जो भी ये सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं वो भी इन थ्रेड्स, जो इंटरनेट थ्रेड्स है उसको जान पाते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसको अपडेट करें, और तब हमारी खुद से जो है हमारी सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाती है। सो इट इज हाईली मैंडेटरी, वी मस्ट अपडेट आवर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ एंटीवायरस। जो हम बात कर रहे थे यही चीज कि एंटीवायरस रेगुलर यूज करना चाहिए। Without antivirus, we may expose to some kind of virus, some kind of malware, some kind of threats, internet threats. तो it is better to use, मतलब एंटीवायरस का यूज करना जरूरी है। हालांकि हमारे खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी लेवल होते हैं,
कुछ सिक्योरिटी फायरवॉल्स हम जिसे कहते हैं, तो फायरवॉल्स होते हैं, पर उसके अलावा भी कुछ फायरवॉल्स होते हैं जो कुछ वायरस या थ्रेड्स को नहीं रोक पाते हैं। तो कुछ एंटीवायरस डिजाइन ऐसे किए गए हैं जो कुछ वायरस या सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर्स को रोक पाते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इसका अपडेट भी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जब भी पासवर्ड डालते हैं तो हम इसी पासवर्ड डाल देते हैं ना, ताकि हमें याद रह जाए। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ऐसे भी साइट से जहां आप देखोगे कि आपको एक सजेशन दिया रहता है कि आपने किस तरह का पासवर्ड यूज किया है, वीक पासवर्ड, मॉडरेट पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड, इस तरह का आपको सजेशंस देते हैं। तो हमें हमेशा यूज करना चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, ताकि हम अपने डेटा को सेव कर पाए। नेक्स्ट इज द डू नॉट ओपन मेल्स अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर्स। ठीक है, जब हम मेल खोलते हैं, इस तरह से मैं जो स्पैम की बात कर रहा था, तो स्पैम को क्या कहते हैं हम, कि अगर इस तरह का स्पैम आपके पास आता गया तो आप क्या करेंगे कि अगर आप क्यूरियोसिटी हमें बढ़ जाती है क्या चीज है, इस चीज का हम देखें तो सही। तो कभी कभार होता है कि वो स्पैम जो है कुछ ऐसे लिंक को कैरी करती है जो कि मैलवेयर्स हो सकते हैं, एक वायरस हो सकते हैं, या फिर आपके मतलब बॉटनेट हो सकता है। तो इस तरह का जो ईमेल आपके पास आते हैं, इस तरह के ईमेल को आपको नहीं खोलना है। ठीक है, अगर आप गलती से खोल देते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, आपके इंटरनेट सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकते हैं। इस तरह से हमें किसी भी अननोन अगर सेंडर से अगर कुछ ईमेल आते हैं, ऐसा आता है कि आपने 5 लाख रुपया जीत गया, आपको देखा होगा कि आपको ये मौका मिल गया, आप अगर ये करेंगे तो वो करेंगे तो आपको इतना रुपया मिल जाता है, आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको घूमने का वो मिल जाएगा। तो इस तरह का जो मेल होते हैं वो स्पैम होते हैं, तो इस पे नहीं जाना है, झांसे में नहीं पड़ना है। मतलब अगर हम लेमैन की बात करें तो आपको झांसे में नहीं पड़ना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स इन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स और अनफेमिलियर वेबसाइट्स। वही रिपीटेड है कि हमें नहीं करना है, अनफेमिलियर वेबसाइट से ऐसे लिंक्स को नहीं खोलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, आजकल हर जगह आप यहाँ पे जाते हैं, मतलब कोरोना से पहले जब हम स्टेशन में जाते थे या फिर कहीं कहीं ऐसे जगह जाते थे जहाँ वो वाईफाई फ्री होती थी, है ना, आप गए और वाईफाई अपने फ्री यूज कर लिया रेलवे स्टेशन पे बेसिकली। पर ये नहीं करना है, आपको फ्री जगह पे वाईफाई यूज नहीं करना है, क्योंकि वो वाईफाई किसी मतलब ऐसे बॉटनेट से जुड़ा हो सकता है जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि अब कब झपटे और किसका मतलब कोई इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है तो उसका पासवर्ड चुरा लें। हालांकि होता है मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसा है, फिर भी जितना भी पैसा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी ने उसमें झांक किया और ले लिया और तो उतना भी मेरे लिए लॉस है। इस चीज को नहीं करना है कि अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स इन पब्लिक प्लेसेस, आपको नहीं करना है इन सब चीजों पे। तो इन सब जो बेसिक चीज है उसको ध्यान पे रख के आपको इंटरनेट यूज करनी है। तो हमारे जो टॉपिक था हमने बस इतना ही डिस्कस करना था कि किस तरह से हम इंटरनेट की यूज करें और हम किस तरह से इंटरनेट से बचे। नॉट ओनली यूज, हम उसको बचे, जिस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उस तरह से हमें ये कभी कभार तकलीफ भी दे सकती है। सो इन दैट वे हाउ कैन वी यूज इंटरनेट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर एंड ऑल दैट। सो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको फिर से